हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जनरल स्टडीज के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 है। यह क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एएस स्टडी 2.0 को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत की शासन प्रणाली किस प्रकार की है? इसके ऑप्शंस हैं, लोकतंत्रात्मक है, ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक है, ऑप्शन सी है संसदात्मक है, ऑप्शन डी है अर्ध लोकतंत्रात्मक है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य यानी संसद के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 17 जनवरी 2022 को नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? इसके ऑप्शंस हैं, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथक। पंडित बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित थे। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और पंडित बिरजू महाराज किस घराने से, ये पूछा जाए एग्जाम में। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के जितने भी जीके या करंट के क्वेश्चन आएंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे जिनका हाल ही में 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? इसके ऑप्शंस हैं, फर्रुख सिंह, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी है शुजा-उद-दौला। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के द्वितीय संधि हुई जिसके फलस्वरूप मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की अस्थायी रूप से दीवानी प्रदान कर दी और इसके बदले अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक दिया जाना तय किया और इस प्रकार शाह आलम द्वितीय ऐसा प्रथम शासक था जो अंग्रेजों का वेतनभोगी बना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी अस्थायी रूप से और अंग्रेजों ने इन्हें 26 लाख वार्षिक वेतन देने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। इसके ऑप्शंस हैं, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान भारतीयों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक केवल एक ही नागरिक मतलब एकल नागरिक हैं, अर्थात वह केवल भारत के ही नागरिक हैं। अमेरिका की बात, वह संघ एवं राज्यों के अलग अलग नागरिकता नहीं है उनके पास। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक वर्णित है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है और यह भाग 2 में है।
कौन से भाग में है? भाग 2 में है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता वर्णित है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। इसके ऑप्शंस हैं कानपुर में, आगरा में, लखनऊ में, नोएडा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थित है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत औद्योगिक एवं मूल संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारित तंत्र है? इसके ऑप्शंस हैं तालाब, खेत, वन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तालाब, वन ये प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। खेत व बगीचा, याद रखिएगा, बगीचा व खेत ये दोनों कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, खेत या धान का खेत ये सब कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं। तालाब, वन, झील ये प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? इसके ऑप्शंस हैं 4, 8, 6, 7। भारत को कुल, ए आंसर राइट है, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान गंगा यमुना का, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। याद रखिएगा, पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान गंगा यमुना का, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और चौथा है तट एवं द्वीप। और भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों में 15 भागों में बांटा गया है, ये भी याद रखिएगा, कुल 15 भागों में, और प्राकृतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आर्टिकल 243 डी, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243 सी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 243 बी, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 243 ए। अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात के रूप में आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243 डी 1 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उनके जनसंख्या के अनुपात के रूप में आरक्षण प्रदान किया गया। कौन से अनुच्छेद में? 243 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसके ऑप्शंस हैं कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, ऑप्शन डी है रामेश्वरम। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लीजिए, भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम छोर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। इसके ऑप्शंस हैं अरावली पहाड़ियों पर,
ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ऑप्शन सी है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन डी है विंध्याचल की पहाड़ियों पर। टोडा एक जनजाति है जो कि ऑप्शन सी राइट है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की मुख्य जनजाति है। याद रखिएगा, टोडा जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसके ऑप्शंस हैं हैदर अली के साथ, डुप्ले के साथ, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान के साथ, ऑप्शन डी है नंदराज के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के बीच की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखिएगा, आंग्ल मैसूर कुल 4 युद्ध हुए हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो कि 1790 से 92 के बीच हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के फलस्वरूप यह युद्ध समाप्त हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर की तरफ से थे टीपू सुल्तान, और यह युद्ध समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? इसके ऑप्शंस हैं नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडवी नदी यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन जो कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, यह पटना में गंगा नदी से मिल जाती है और इन दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य मांडवी नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? इसके ऑप्शंस हैं मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवंबर दिसंबर माह के मध्य में दक्षिण भारत में उत्तरी मानसून का मौसम रहता है। किस मानसून का? उत्तरी मानसून का। जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु क्षेत्रों में सक्रिय रहता है और यहीं से तमिलनाडु में मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है, जिससे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में प्रोफेसर विनोद शर्मा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी राइट है, प्रोफेसर विनोद शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं लद्दाख व जास्कर, ऑप्शन बी है बृहत हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन सी है बृहत हिमालय व जास्कर, ऑप्शन डी है काराकोरम व लद्दाख। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई और कश्मीर घाटी बृहत हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय है और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी है। याद रखिएगा क्वेश्चन, कश्मीर घाटी बृहत हिमालय व पीर पंजाल
श्रेणी के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। इसके ऑप्शंस हैं अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, ऑप्शन बी है अंडमान को म्यांमार से, ऑप्शन सी है भारत को श्रीलंका से, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप को मालदीव से। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। लक्षद्वीप को मालदीव से 9 डिग्री चैनल और मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल पृथक करता है और भारत को श्रीलंका से पाक की खाड़ी अलग करती है। सही पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? इंडोनेशिया की संसद ने अपनी नई राजधानी का नाम क्या रखा है? इंडोनेशिया की पहले जो राजधानी थी वो थी जकार्ता। अभी इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नुसंतारा को बनाने की बात की है। राइट आंसर ऑप्शन सी, नुसंतारा अब इंडोनेशिया की नई राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इसके ऑप्शंस हैं गांधी सागर बांध, भांगड़ा बांध, हरके बैराज, गोविंद बल्लभ सागर बांध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर होता है। याद रखिएगा, हरके बैराज ब्यास व सतलज नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर है हरके बैराज? ब्यास और सतलज नदी के संगम पर, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। और इसकी जो लंबाई है इस नहर की 649 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ नदी। कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है बर्लिन राइन नदी के किनारे सही है, ऑप्शन बी है लंदन टेम्स नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वियना डेन्यूब नदी के किनारे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्लिन राइन नदी के किनारे नहीं है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, लंदन टेम्स नदी के किनारे सही है, न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का एक स्टेट है वो हडसन नदी के किनारे सही है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। सभी ऑप्शन सही है, ए सही नहीं है, बर्लिन राइन नदी के किनारे नहीं बल्कि स्प्री नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? इसके ऑप्शंस है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है। याद रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा के वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा संसद के प्रत्येक अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा ये धन विधेयक को बताता है कि यह धन विधेयक है या नहीं, और इसका निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 जनवरी को, 9 जनवरी को, 21 जून को और 22 दिसंबर को।
भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। और ये था हमारे लास्ट का क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ डेली शाम 9 बजे इसी तरह प्रैक्टिस सेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।